हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। और जैसा कि हम लोग ये सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के देखा था। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 से देखना है। तो सॉरी, कल कुछ वीडियो लंबा हो गया था, तो आज से हम लोग उतना देर तक के डिस्कशन नहीं करेंगे एक क्वेश्चन पे। थोड़ा शॉर्ट में टेक्निक को देखते हुए, और एग्ज़ाम जैसे कि नियर है, और तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको समाप्त करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट किंगडम ऑफ मगधा ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में कौन सा कैपिटल जो था मगध का, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इज चंपा, ऑप्शन बी इज वैशाली, ऑप्शन सी इज पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी इज राजगृह। तो जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ एंशियंट मगधा। तो एंशियंट मगधा और बहुत सारा कैपिटल चेंज हुआ बारी बारी से, जैसे कि मगध के बाद राजगृह के बाद पाटलिपुत्रा, उसके बाद फिर से वैशाली, ऐसे करके चेंज होता है। और फिर से वैशाली के बाद फिर से पाटलिपुत्रा को कैपिटल इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए बोल रहा है चंपा। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। ओके, जैसा कि आपको पता होगा कि 3 महाजनपद थे बिहार में, जो अभी का मॉडर्न बिहार है उसमें। वैशाली भी कैपिटल था, लेकिन इसको कौन बनाया था? शिशुनाथ। शिशुनाथ वैशाली को कैपिटल बनाता है। उसके बाद पाटलिपुत्रा को कैपिटल किसने बनाया? पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया उदयन ने। किसने बनाया? उदयन ने। तो ये सब आपको पता होना भी चाहिए और पता होगा भी। और राजगृह तो बिंबिसार के टाइम से ही कैपिटल था, ठीक है। और आपको पता ही होगा हरियंक डायनेस्टी है, तो इसका फर्स्ट किंग वाज द बिंबिसार। चंपा जो है ना, उसको ह्यूएन जो है ना, चेनको भी बोलता है, चेनको भी बोलता है। और जो चंपा का जो मेंशन है वो अथर्ववेदा में। कहाँ पे है? अथर्ववेदा में। इसका लास्ट किंग जो है, फर्स्ट किंग वाज द तिथिस्कु एंड द लास्ट किंग वाज द कर्ना, which was killed in महाभारता वॉर। लिख दे रहा हूँ, कर्ना वाज द लास्ट किंग। ये मॉडर्न भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया में पड़ता है चंपा। ओके, और इसको ह्यूएन चेनको भी बोलता है, मैंने जैसे बता दिया। और मालिनी भी इसको बोला जाता है। ओके, मालिनी भी इसको बोला जाता है। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। विच क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर करेक्ट? ओके, select the correct option using the codes given below. Okay, ऑप्शन फर्स्ट को रीड करते हैं। इट वॉज इलेक्टेड बाई लॉर्ड लिटन। इसको ध्यान से देखना है, लिटन और रिपन दोनों में कंफ्यूज कर सकता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, इट केम टू बी नोन एज गैंगिंग एक्ट। गैगिंग एक्ट। ओके, अब बताओ भाई, गैगिंग एक्ट कहीं सुना है आपने? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। वो सुनने के लिए आपसे पूछ भी नहीं रहा कि आप सुनो और जानो इसके बारे में। देखते हैं कैसे। ऑप्शन थर्ड इज द एक्ट वॉज रिपील्ड बाई लॉर्ड रिपन। चलो, इतना तो पता है होगा ही जब आप लोग पढ़ रहे होगे। तो दिस एक्ट वाज इलेक्टेड बाय लॉर्ड रिपन, इलेक्ट किया गया था। और द एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, ये भी सही है। ऐसा हम लोग याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन लिटन जो है ना,
उसका कुछ काम उल्टा पुल्टा होता था, जैसे आर्म्स एक्ट लाना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना है। लेकिन रिपन का काम था ना, अच्छा अच्छा काम था, जैसे कि उसको रिपील कर देना, ठीक है। और जो नियमित जनसंख्या का ये होना, सेंसस होने लगा, वो लॉर्ड रिपन के काम से था। तो ऐसे याद रखेंगे, कुछ अच्छा, दोनों में जब कन्फ्यूज़ कर रहा हो ना, तो कुछ अच्छा काम जो कर रहा होगा ना, वो रिपन कर रहा होगा। तो चलो इतना तो पता है ना कि लिटन लाया था और इसको रिपील किया है रिपन ने। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट 1 एंड 3 ऑप्शन ए में है क्या? नहीं। ऑप्शन बी में भी नहीं है, सिर्फ ओनली 1 है। ऑप्शन सी में है क्या? हाँ, है, लेकिन साथ में 2 भी है। 2 तो हमको पता नहीं है ना कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में है ऑप्शन 1 एंड 3 नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, बचा हमारे पास ए ऑप्शन। तो इसका मतलब यही है, द एग्जामिनर डोंट वांट टू नो फ्रॉम यू, द एग्जामिनर डजंट वांट टू नो फ्रॉम यू कि डू यू नो दिस एक्ट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट। नहीं, ये जानना ही नहीं चाह रहा है कि गैगिंग एक्ट किसको बोलते हैं। वो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आप अंग्रेजी सीख के आओ। गैगिंग मीन्स होता है एक्चुअली किसी का मुंह में कपड़ा ठूस देना और उसको करवा देना, ठीक है, बोलने से बंद करवा देना। गैगिंग का मतलब यही होता है कि मुंह बंद करवाना, ठीक है, मुंह बंद करवाना। तो ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है कि आप इतना अंग्रेजी सीख के आओ या पढ़ के आओ। सिंपल से ये पूछ रहा है कि ये बताओ भाई कि ये एक्ट लॉर्ड लिटन इनेक्ट किया था, नहीं किया था? इसको लॉर्ड रिपेल किया था या नहीं किया था, ये पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि डू यू नो अबाउट कि इसको गैगिंग एक्ट बोला जाता था या नहीं बोला जाता। सो सिंपल। तो स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, इसी के लिए मैं इस सीरीज़ को लाया हूँ। सो सिंपल, कोई भी मतलब क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं होता, मैं ऐसे ही बता दिया हूँ। हार्डर द लुक, ईजियर द फॉल। जितना भी क्वेश्चन टफ होगा उतना ही, जितना क्वेश्चन का स्टेटमेंट टफ लगेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट लगेगा, उतना ही क्वेश्चन ईजी लगेगा। वो हम लोग आगे देखेंगे, खास करके इकोनॉमी का क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Question number 13. Which of the following statements about the Lord Mayo's resolution of 1870 are correct? पूछा जा रहा है आपसे। Which select the correct answer using the codes given below. बताओ, लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन। अब मायो के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। लॉर्ड मायो यही फर्स्ट टाइम सेंसस इंट्रोड्यूस किया था। ये सब तो छोटा मोटा बात है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। It was the first step that bifurcated central and provincial finances. ओके, ठीक है, देखते हैं, नहीं पता। सेकेंड स्टेटमेंट इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज। अब देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पहला स्टेप था ये कि सेंट्रल और प्रोविंशियल स्टेट का जो फाइनेंसेस है उसको बाइफरकेट कर दिया गया। दूसरा उसी से लिंक है, बोल रहा है कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट था ना, उसको एम्पावर किया गया एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज। अगर ये होगा तो ये भी होना चाहिए ना। चलो ठीक है, नहीं पता है, फिर भी देखते हैं, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेटमेंट इज इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी। एकदम तीसरा भी उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन 4, इट फोकस्ड ऑन एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आइडिया है ना, कि थोड़ा सा लगेगा कि चारों का चारों स्टेटमेंट इज जनरल स्टेटमेंट। और आई ऑलवेज सेड कि जब भी कभी जनरल स्टेटमेंट दिखे ना, जिसमें कोई तरह का डेटा नहीं हो, जिसमें कोई बट नॉट और उसको जानबूझ के एग्जामिनर उसको गलती करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऑलवेज करेक्ट होगा, ऑल स्टेटमेंट, ओके। जितना जो भी जनरल स्टेटमेंट होगा, मैक्सिमम चांस है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज आल्सो करेक्ट, सेकंड वाज आल्सो करेक्ट। हाँ भाई, फर्स्ट स्टेप था बाइफरकेट करने का सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को। जब फाइनेंस मिलेगा तभी तो एम्पावर्ड होंगे, तो स्टेट एडमिनिस्टर करेंगे अपने सर्टेन सर्विसेज को। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, यस, ऐसा किया था उसने। इट फोकस्ड ऑन एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस। हाँ भाई, पैसा मिलेगा, पावर मिलेगा, तभी तो एक्चुअल नीड पूरा होगा।
आप ही सोच के देखो ना। तो ये मुझे स्पेसिफिक ये इतना नहीं पता था। मेरे को सिर्फ ये पता था एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ उसने सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस को बाइफरकेट करने का अ, कोशिश किया था। फर्स्ट स्टेप था उसका। तो जैसे ही स्टेटमेंट वन करेक्ट होता है, टू थ्री फोर आर ऑल्सो लिंक्ड विथ वन एंड ऑल द स्टेटमेंट आर जनरल स्टेटमेंट। हेंस वन टू थ्री एंड फोर विल बी आंसर। ऐसा कहीं भी जनरल स्टेटमेंट दिखे तो आप उसको सही ही मान के चलो। ओके। बाकी आप लॉर्ड मायो के बारे में देख लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम के कंसर्न से। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। नीति सारा। नीति सारा एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, देखो फर्स्ट ऑप्शन इज चरक। कितना प्यार है चरक से बीपीएससी को, मैंने बोला इसीलिए चरक इज गोइंग टू इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो। तो नीति सारा इज अ बुक ऑफ अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो कमंडक से रिलेटेड है। और ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है ना तो देखो इसमें क्या है ना कि इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स, अब आपको जब चरक पता है कि चरक वाज रिलेटेड टू मेडिसिन, ठीक है ना। चरक जब मेडिसिन से रिलेटेड थे तो वो पॉलिटिक्स पे क्यों लिखे हैं लोग यार, ठीक है। कौटिल्य का आपको पता है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। नन ऑफ द एबव ऐसे स्टेटमेंट में जब आपसे पूछा जा रहा है तो बहुत मिनिमम चांस बनता है कि नन ऑफ द एबव होगा। स्पेसिफिक स्टेटमेंट, फैक्चुअल स्टेटमेंट। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कमंडक। हालांकि ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे याद था। तो लेकिन ऐसा स्टेटमेंट अगर आपको नहीं आता है तो जस्ट लीव इट बिकॉज इट हिस्ट्री इट कैन बी रॉन्ग। ओके। तो नीति सारा अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स है और कमंडक से रिलेटेड है। तो मैंने जैसा कि बताया बुक एंड ऑथर इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, सो इट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। Another question is question number 15. Futuhat-e-Alamgiri was written by Hari Sen. Option 1 is Hari Sen. Option B is Bhim Sen. Option C is Ishwar Das Nagar. Option D is none of them. जब भी आपको मेरे को सच बताऊं तो ये मुझे नहीं पता था और इट वॉज प्योरली तुक्का। और ये तुक्का ऐसे नहीं था क्योंकि मैंने यूपीएससी पीवाई क्यूज में देखा था कि जब इस तरह का नाम आया ना, ईश्वर दास नागर, और भी मैंने बहुत सारा चीज़ देखा था। मैं आपको और अगर पीवाई क्यूज कराऊंगा यूपीएससी का तो मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कि किस तरह से अगर इस तरह का नाम आया ना तो ऑब्वियस दिस इज मतलब दिस विल बी गोइंग टू करेक्ट है। तो ऐसा फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर का ही एक बुक है। और ऐसा ऐसा जो आप कभी नहीं सुने होंगे ना, एक एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाता है और वो सिर्फ एक नंबर कट ऑफ को कम करेगा और कुछ नहीं करेगा। एग्जामिनर डजंट वांट टू नो कि आप जानते हो कि नहीं जानते ईश्वर दास नागर के बारे में। अगर आता है तो ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी के लिए आप यही याद रखोगे कि फुतुहात आलमगीरी रिटर्न किया गया था ईश्वर दास नागर। तो इस तरह का टर्म लिखे ना, ईश्वर दास नागर, गोपाल बाबा वॉलंगर, तो ऐसा कोई भी अनसुना नाम लगे, अजीब टाइप का नाम लगे तो वो आंसर मैक्सिमम चांस है कि वही होने वाला है। खैर ठीक है, और इसको देखते हैं। इसको हम ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे कि आप इस ऐसा क्वेश्चन को करो ही करो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज, ये सब जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये बीपीएससी का प्रीवियस जो पैटर्न है ना उसी पे जा रहा है। कोई इसमें यूपीएससी वाला पैटर्न नहीं डाला गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्स मेघवर्मन, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya? As such, यहाँ से लेके द रूलर ऑफ श्रीलंका कॉमा के साथ सेंट मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स, ये कॉपी किया गया है। कहीं से उठा के एग्जामिनर ने कॉपी पेस्ट किया। मैं आपको सोर्स का भी नाम बता दूंगा। ये क्राउन बुक से कॉपी किया गया है, आप जाकर देखना, ये कॉमा भी मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैर दिस क्वेश्चन
मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ये समुद्रगुप्त के टाइम में होता है। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन ये इम्पोर्टेंट है। दिस गुप्ता डायनेस्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैंने इससे कुछ क्वेश्चन जो बनने की संभावना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है उसको मैं बताना चाहूँगा। तो गुप्ता जो इसके टाइम में समुद्रगुप्त के टाइम में संस्कृत संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज। ठीक है, इसको आप लोग रट लोगे। संस्कृत दे देगा ऑप्शन में कि प्राकृत था, पाली था, क्या था। संस्कृत जो था वो कोर्ट लैंग्वेज था, राज्य में इसी का यूज होता था। ठीक है, उसके बाद जैसे कि तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने उसको वी.एस. स्मिथ बोला। ठीक है, क्या बोला? वी.एस. स्मिथ। इसने बोला, नेपोलियन ने बोला। ठीक है, नेपोलियन। उसके बाद कविराज की उपाधि इसको मिला गया। कवि राजा भी बोला जाता था इसको। फिर उसने क्या किया कि गोल्ड कॉइन पे वीणा बजाते हुए अपना चित्रण करवाया। ठीक है, गोल्ड कॉइन पे वीणा बजाते हुए। ठीक है, किसने ये सब कौन कर रहा है? समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा था गोल्ड कॉइन पे बैठ कर। ठीक है, उसके बाद देखो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया गया जो कविराज वाला है, गोल्ड कॉइन वाला है, संस्कृत कोड वाला है। एंड ये भी कि किसने भेजा मिशनरी को श्रीलंका से मेघवर्मन ने किसके टाइम में भेजा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अनदर क्वेश्चन कैन बी, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टू बुद्धिस्ट स्कॉलर असंगा एंड वाशुबंधा, मैं नाम लिखूँ, असंगा एंड वाशु बंधा, सॉरी, वाशु बंधा lived in whom court, whose court? तो दिस विल बी, आंसर विल बी समुद्रगुप्ता। अशंगा एंड वाशुबंधा किसके कोर्ट में थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे। ये आप लोग याद कर लोगे, देख लोगे। और दो इशू किया अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन। अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन किसने इशू किया? समुद्रगुप्त ने। टू टू अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इशू किया। ठीक है, कोर्ट कोयल में इसके हरिसेन थे, ये सबको पता होता है समुद्रगुप्त के। और ये प्रयाग प्रशस्ति आपको पता ही है, अभिलेख जो है मीका है हरिसेन का। ठीक है, कोर्ट कोयल हुआ करते थे और उसमें डिटेल मिलता है कि समुद्रगुप्त कैसे आक्रमण करता है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एक इसमें मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया है कोर्ट पोएट्री थे समुद्रगुप्ता के, तो उसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है, अकाउंट देता है। ओके, सो चंद्रगुप्त 2 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, चंद्रगुप्त 1 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग देख लोगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज when was Bihar first separated from Bengal presidency under the British rule? फर्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन। जैसे आप देखोगे ना, क्वेश्चन को आप लोग अंडरलाइन किया करो। जब तक अंडरलाइन नहीं करोगे ना तब तक मतलब गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले यहाँ पे क्या फर्स्ट को अंडरलाइन करना था, उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी से को अंडरलाइन करना था। क्योंकि बिहार जो है बिहार का बाइफर्केशन 3 बार हुआ है। फर्स्ट फ्रॉम बंगाल, सेकेंड वाज फ्रॉम उड़ीसा, मतलब उड़ीसा बिहार से अलग होकर बना, और थर्ड वाज इन ईयर ऑफ 2000 वेयर झारखंड वाज गॉट सेपरेटेड। ओके, तो झारखंड गॉट सेपरेटेड 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 15 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सभी ने बता दिया।
तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब सेपरेट हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन वन इज 1947, नहीं ये तो इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1936, हाँ ये 1936 में ना उड़ीसा से सेपरेट हुआ था बिहार, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को डाला गया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। ऑप्शन सी इज 1912, तो दिस विल बी आंसर जब जॉर्ज पंचम का अराइवल होता है इंडिया में, दिल्ली दरबार लगता है, थर्ड दिल्ली दरबार। तो आप लोग हमको बताओगे कि फर्स्ट दिल्ली दरबार कब लगा, सेकंड दिल्ली दरबार कब लगा। तो थर्ड दिल्ली दरबार जब लगता है तो उसी के टाइम में जो डिमांड था बिहार का, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड, आप लोग बताओगे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार किसको बोलते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बोलते हैं। इसके पीछे कहानी है, सच्चिदानंद सिन्हा ब्रिटेन पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ जब वो अनअवेयर होते हैं कि बिहार के नाम से कोई मतलब सॉरी अवेयर होते हैं कि बिहार के नाम से कोई यहाँ पे अवेयर नहीं है, तो उन्होंने अपने मन में ठाना कि मैं बिहार को एक अलग पहचान देके रखूँगा, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। उनके साथ महेश नारायण वाज ऑल्सो देयर, फखरुद्दीन वाज ऑल्सो देयर, देयर ऑल्सो द प्रीवियस ईयर ऑल्सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट कि हू लेड द फर्स्ट टाइम बिल इन द असेंबली टू डिमांड फॉर द सेपरेट बिहार। तो फखरुद्दीन का भी रोल है, आप लोग देख लोगे, महेश नारायण का भी रोल है, वो भी आप लोग देख लोगे, और सच्चिदानंद सिन्हा का भी रोल है, वो भी आप लोग देख लोगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैं इसको जिस तरह से कल करवाया था उस तरह से करवा देता, लेकिन एग्जामिनेशन नियर है, तो उसको लेके हम लोग थोड़ा इसको जल्दी करने का कोशिश करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 25 तक के करेंगे, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। ओके, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन वन इज वैष्णवा सेक्ट, ऑप्शन बी इज बुद्धिज्म सेक्ट, ऑप्शन सी इज शैवा सेक्ट, ऑप्शन डी इज अजिंक्य सेक्ट। तो चैत्य विहारा ये तो आप लोग भी जानते हो ना, चैत्य विहारा, चैत्य कहाँ होता था, चैत्य वॉज द प्रेयर हॉल, यहाँ पे पूजा पाठ जो भी है वो किया जाता था। विहारा वाज रिसाइडिंग फॉर, मतलब प्लेस टू रिसाइड फॉर मॉन्क रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था। तो चैत्य विहारा, ऐसे भी बुद्धिज़्म जब ऑप्शन में दिखे ना, तो आपको एक बार वहाँ सोचना चाहिए कि कोई भी कैसा भी ऑप्शन हो, बुद्धिज़्म जैनिज़्म से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैत्य स्तूपा आपको पता ही है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो नागार्जुनी हिल है, नागार्जुनी हिल नियर मखदुमपुर, बरावर के उस पर कौन कौन सा केव है, लोमारी सी केव, सुदामा केव, धर्म चौपार केव, these are the important केव, एंड विच विल डू आई होम इज इम्पोर्टेंट। तो ये आप लोग देख लोगे, धर्म चौपार, सुदामा ऋषि, ये कौन किसने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, सॉरी अशोका ने बनवाया या दशरथ ने बनवाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देख लोगे इसको। ठीक है, स्तूपा चैत्य विहारा was related to Buddhism से, so simple question, so can be। Now we will move to question number 19. In the context of Indian handicrafts, what is सुजनी in Bihar? सुजनी भाई, अब मैं बताऊंगा, मेरी तो एक दादी सिलती थी और मैं देखा था बचपन में, तो इसमें कुछ सोचने का बाकी नहीं था। तो फर्स्ट बात है मेटल क्राफ्ट, नहीं भाई मेटल क्राफ्ट कहाँ, ये तो कपड़ा उपड़ा जितना खराब मतलब पुराना होता था उसको लेके सिलती थी दादी। तो ये एक तरह का आपको पता ही होगा, आप बिहार से अगर रिलेटेड हो तो ये टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ओके, एक तरह की कढ़ाई होती है जिसको आप लोग बहुत सारे कपड़ा लेके और उसको फिर सिल के और उसको बिछावन बना लेते हैं, जिसको बेड पे यूज़ करते हैं सोने के लिए। ठीक, वो है। अब क्ले पॉटरी नहीं, ग्लास वेयर ये सब नहीं होगा, ये स्पेसिफिक आंसर है। ये इसको जीआई टैग के बारे में ये इसका कुछ चल रहा था, तो इसीलिए
ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये करंट अफेयर्स के ही प्रकार है। यूपीएससी भी इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। Okay. Now we will move to question number 20. Consider the following statement regarding the Vikramshila University in Bihar. बताओ भाई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्टैब्लिश किया था? गोपाल धनपाल, ऑप्शन सी इज कुमार गुप्त, ऑप्शन डी इज कुमार गुप्त सेकंड, ऑप्शन वन इट वाज। आप इसमें देखो क्या पूछने का एग्जाम में कोशिश कर रहा है। हाँ, फिर उसके बाद हमने बोला ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, इसके बाद नीचे जाकर पढ़ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, देखते हैं। इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नहीं भाई, विक्रमशिला, चलो देखते हैं पता है कि नहीं, पहले ये देख लो। ऑप्शन टू इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाला वन ऑफ पाला डायनेस्टी। चलो ये भी नहीं पता। द वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर। चलो देखते हैं। The other subjects like astronomy, logic, law, grammar and philosophy were taught here. देखो कितना जनरल स्टेटमेंट है। वज्रायन सेक्ट इज फ्लरिश्ड हियर। खैर ठीक है, इसमें कुछ भी महायान या हीनयान, ऐसे तो आप लोग बेसिक पढ़ो ही ना कि हीनयान महायान जो है वो तो पहले ही से था। वज्रायन सेक्ट, यहाँ पे वज्रायन में क्या होता है ना, वही तांत्रिक मंत्रिक वाला जो भी है वो फ्लरिश्ड हुआ। और अदर सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर और फिलोसफी यहाँ पे टॉप किया जाता था। अब आपसे एग्जामिनर ये दोनों चीज़ जानने का कोशिश ही नहीं कर रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि वज्रायन से यहाँ से फ्लरिश्ड हुआ कि नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, लॉ, लॉजिक, ग्रामर, फिलोसफी ये सब यहाँ पे पढ़ाया जाता था कि नहीं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको पता है ये कहाँ पे है, आपको पता है कि ये किसने बनवाया था। अभी भी वही नेचर है बीपीएससी का। देखो 4 स्टेटमेंट बनाने से कुछ नहीं होता है, आपको एकदम फियर नहीं करना है। ओके, तो देखो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आतीचक, भागलपुर। ओके, आतीचक पहलगांव भागलपुर लिख देता हूँ मैं, आतीचक रट लो। इट कैन बी स्पेसिफिक कि आतीचक में है कि कहीं और है, ऐसे करके हो सकता है। तो आतीचक में है, भागलपुर में है। और ये किसने बनवाया था इसको? धर्मपाला ने। धर्मपाला ने बनवाया था। कब बनवाया था? एनिवन से धर्मपाला, धर्मपाला ने बनवाया था 8 to 9 सेंचुरी के बीच में। दैट वाज 70, 83, 80, 20 सी AD, नॉट BC। ओके, तो ये धर्मपाला ने बनवाया था। तो इसके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि नालंदा का इनॉग्रेशन हुआ है, कितना तारीख को हुआ है, नालंदा कब बना था, किसने बनवाया, क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होता था वहाँ पे, कौन कौन ट्रेवलर आए, कितने स्टूडेंट, टीचर, सब देख लेना है। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following national parks wildlife sanctuary are important in Bihar? Option 1 is Vikramshila. Option 1 is Valmiki National Park. Option 2 is Dudhwa National Park. Option 3 is Gajner Wildlife Sanctuary. Option 4 is Bhimban Wildlife Sanctuary. चलो, दुधवा नेशनल पार्क। इसमें से क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर को चूज करिए। तो वाल्मीकि, जो भी इजी क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे, क्योंकि वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको पता ही है कि एक ही नेशनल पार्क है बिहार में। दूसरा इस प्रपोज्ड और रिसेंटली शायद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन मिल गया, अप्रूवल मिल गया। तो सेकेंड विल बी कैमूर नेशनल पार्क, जो कि अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दुधवा आपको पता है कि दुधवा यूपी में है। तो दुधवा, तो ऑप्शन 2 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। व्हेनेवर ऑप्शन 2 विल बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, सो वी विल रिमेन ऑन ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन बी एंड डी। ओके, अब गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब आपको ये पता होगा ना अगर कि भीमबांध बिहार में है, मुंगेर में है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते ले जाओगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखोगे ये यहाँ पे नहीं है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो
इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उतना तो पता ही होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ना कितना सो सिंपल है। आपको वाल्मीकि पूछा जा रहा है, वाल्मीकि और भीमवाल्मीकि तो हमेशा आप लोग पढ़ते हो, तो जल्दी जल्दी में गलती करके नहीं ले जाना है और आराम से क्वेश्चन को देखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द गंगेटिक रिवर डॉल्फिन has been categorized as endangered under the IUCN रेड लिस्ट। endangered यहाँ पे हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे, ऑप्शन 2 को पढ़ेंगे। इट डज नॉट हैव a crystalline eye lens rendering it effectively blind। ओके, बोल रहा है डज नॉट नहीं है क्रिस्टलाइन आई लेंस और रेंडलिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। अगर आई लेंस क्रिस्टलाइन आई लेंस नहीं होगा तभी तो ब्लाइंड होगा। सही बात है। ऑप्शन थर्ड, नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इको लोकेशन। अब बताओ ये अंधा है तो कैसे चलेगा? इको लोकेशन के थ्रू चलेगा। इको लोकेशन को अंडरलाइन करो। ऑप्शन 4, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। भाई ये तो पता ही होना चाहिए, और ये आपसे पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, देखेंगे कैसे पूछ रहा है। तो और ऐसे भी इसको तो पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज इन ऑल स्टेटमेंट सो दिस विल बी करेक्ट। तो मतलब ये आपसे पूछा नहीं जा रहा है, सॉरी। तो ये आपको ये बोल रहा है कि लो हम बता दिए, तो बच गया ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये इंडेंजर्ड है कि वल्नरेबल है और या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही जो चीज़ सी मैमल है, वो जैसे डुगोंग हो गया, होली ब्रिडली टर्टल हो गया, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो ये इंडेंजर्ड पता होना चाहिए। इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। और ये दोनों स्टेटमेंट इसी से क्लियर हो जाता है कि जब ये पता होगा कि इसके पास कोई नहीं क्रिस्टलाइन आई लेंस है, तो नेविगेशन और हंटिंग कैसे करेगा? तो इको लोकेशन से करेगा। इको का मतलब कोई भी चीज़ अगर इसको मतलब उसका शिकार दिख जाता है तो वो वहाँ से अपना इको लोकेशन के थ्रू, इको साउंड के थ्रू पता कर लेता है कि वहाँ पे शिकार है। सो हियर द स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऑल विल बी करेक्ट। अब 3 स्टेटमेंट पूछा जा रहा था, इसमें से एक ही चीज़ पता होना ज़रूरी था अगर आपको करके ले जाना था, तो ये इंडेंजर्ड है कि नहीं। और ये जनरली आप कहीं ना कहीं पढ़ते ही हो कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओके, तो सम इसमें कुछ नॉलेज बेस से था और कुछ जो था वो कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। द अदर नेम ऑफ रिवर कंडक्ट इज, ऑप्शन 1 इज महानंदा, ऑप्शन बी इज नारायणी, ऑप्शन सी इज पुनपुन। अभी फैक्चुअल क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज बूढ़ी गंडक। तो इसको नारायणी बोलते हैं, शालिग्रामी भी इसी को बोलते हैं, नारायणी, शालिग्रामी, गंडकी। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या होता है कि गंडक कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, कौन से नेशनल पार्क से होकर जाती है, कहाँ पे जाकर मिलती है, ये सब आप लोग देखोगे। महानंदा कहाँ से आ रही है? महानंदा कहाँ से आ रही है? शायद दार्जिलिंग हिल से निकल रही है ना महानंदा का। गंडक कहाँ से निकल रही है और पुनपुन कहाँ से निकल रही है और पुनपुन कहाँ जाके मिल रही है? पटना के फतुहा में जाके मिल रही है। बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिल रही है? ठीक है, बूढ़ी गंडक कहाँ पे जाके मिल रही है ये आप लोग बताओगे। बेगूसराय में मिल रही है। हाँ, बूढ़ी गंडक इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा गया है। कांवर जाल जो है गंडक पे नहीं फॉर्म होती है। ठीक है, कांवर लेक जो एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, वो झील है जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है ऑक्सबो लेक का, जिसमें पानी जमा हुआ है, वो कांवर ताल बेगूसराय में। तो कहाँ है? तो वो बूढ़ी गंडक के मिएंडरिंग से फॉर्म हो रहा है। अब मिएंडरिंग क्या होता है, ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब रिवर साइनस बेंड करती है और अपना जो लुक है उसको चेंज करती है, उसमें जो
लोग भाई भरपेट हो जाता है उससे, उसी को ऑक्सबोलेट बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर का मेंडरिंग पाथ से जो बना हुआ लेक है उसको ऑक्सबोलेट बोलते हैं। ये देख लेंगे आप लोग ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये करंट का न्यूज़ में था। सारण नहीं, सिवान नहीं, मुंगेर नहीं, जमुई वाज द करेक्ट ऑप्शन। फैक्चुअल क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन बोलेंगे, जिन्होंने भी करंट पढ़ा होगा वो करके ले लेंगे इस क्वेश्चन को। Now we will move to question number 25. The Triveni Canal has been constructed on which of the following river? Option A is Son, option B is Gandak, option C is Meurakshi, option D is Kosi. तो इसका तो गंडक कितना इम्पोर्टेंट है, इसके कैनल है जो त्रिवेणी है, केयूर है, ये सब करके गंडक सॉरी नहर है, इस पे बनाया गया है, कैनाल बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सा कैनल जो है, कैनल इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो उसमें आप लोग पढ़ लेना सोन नदी पे कौन सा कैनल है, कौन सा डैम है। ठीक है, कोसी वाला तो ईजी है, ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, साउथ कोसी कैनल ऐसे करके। तो गंडक वाला ही देख लेना आप, कुछ ताकि केवल पूछ दे, कुछ और पूछ दे। ठीक है, ये देख लेना। बाकी सोन इम्पॉर्टेंट है ही, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न से ये निकलती है, अमरकंटक से इनिशियली ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मतलब फॉलो करती है, मतलब रिफ्ट वैली रिवर है, सॉरी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोल रहा हूँ। रेडियल ड्रेनेज इधर से नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से इधर सोन निकलती है। ठीक है, और ये क्या है, रिफ्ट वैली रिवर है, और ये भी इनिशियली रिफ्ट रिवर है, लेकिन बाद में ये प्लेन में आ जाती है। दामोदर इज ऑल्सो इनिशियली रिफ्ट वैली रिवर। ठीक है, तो ये सब रिफ्ट वैली रिवर आपको दिमाग में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक के कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 30 तक के कर लेते हैं। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजन्स का क्वेश्चन है। रिचर ऑप्शन असर्शन में बोला जा रहा है कि रिचर प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड are found on the Ghana coast and gold bearing veins are found in Brazil। ठीक है, फिर से करते हैं, रिचर प्लेसेस डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन द घाना कोस्ट। घाना कोस्ट कहाँ है ये आप लोगों को बताओगे, मैं बता दे रहा हूँ, ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका का किधर वाले पार्ट में है आप लोग बताओगे। घाना कोस्ट, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया के अगल बगल में है, मैं बता दे रहा हूँ। तो इधर ही है, गल्फ ऑफ गुइनिया के पास। ठीक है, गल्फ ऑफ गुइनिया के पास है घाना कोस्ट। तो वो बोल रहा है कि घाना कोस्ट के पास रिचर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड पाया गया है, जिसमें जो कि गोल्ड बियरिंग वेन्स ऑल्सो फाउंड इन द ब्राज़ील। बोलता है कि वहाँ पे भी मिलता है और ब्राज़ील में भी ऐसा मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है भाई, आगे बताएगा। रीजन इज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट वेयर ज्वाइन टुगेदर अलॉन्ग अटलांटिक कोस्ट। अब बताओ ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल ऑफ जिक्सॉ फिट, जिक्सॉ फिट। और ये कौन दिया था, वही जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कौन दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। अल्फ्रेड वेगनर, उसके बेटे ने जब ये पजल जोड़ रहा था कॉन्टिनेंट का, तो उससे नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बेटे ने खेल के लिए उसको पजल को जोड़ दिया, और इससे ये पता चला कि जो ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका अफ्रीका वाज वंस अपॉन ए टाइम इट वाज जॉइंड टुगेदर। ठीक है, और ये लेमिंग्स ऑफ जो नॉर्वे है और नदर्न अमेरिका का कंटिनेंट है, इससे भी बहुत सारा फॉसिल्स का भी एग्जाम्पल मिला है, तो हम लोग देख लेंगे, बाद में देखेंगे। तो चलते हैं, रिचर प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन हियर। रीजन ये दिया जा रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट वे आर ज्वाइंड टुगेदर along अटलांटिक कोस्ट। यस, यही तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था। तो बोथ ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब जब भी ऐसा असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, तो वाई क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्यों मिलता था, तो वाई करेंगे तो
देखो यहाँ तक के आते हैं फाउंड इन ब्राज़ील के बाद वाई करेंगे क्वेश्चन, वाई। तो फिर आंसर क्वेश्चन देना है because at some point of time these continents were joined together along with Atlantic coast। ठीक, वाई क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे बिकॉज लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगर एक्सप्लेन कर रहा होगा तो सही, नहीं कर रहा होगा तो। और ये ना बहुत इजी होता है, ठीक है। अगर इसमें एक क्वेश्चन आपको गलत मिल गया ना तो आप आराम से सोचो कि अगर ऑप्शन बी गलत होता, रीजन गलत होता, तो अगर ऑप्शन आर जो है गलत होता, आर जो है वो गलत होता, तो ये और ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना यार। बच गया क्या, आर ए, आर इज फॉल्स और ए इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो कितना सिंपल है अगर इसमें एक स्टेटमेंट गलत सेट कर दिया जाए तो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी जल्दी करते हैं यार। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में अच्छे से देखे थे। तो बिहार्स जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम पूछा जा रहा है, विंध्यन रॉक सिस्टम पूछा जा रहा है, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम पूछा जा रहा है, टर्शियरी रॉक सिस्टम पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग इसको मैच कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रॉक सिस्टम को अच्छे से देख लेंगे। तो बिहार का जो धारवाड़ रॉक सिस्टम, इसमें ना आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, ठीक है। इसमें से किसी एक का आपको आंसर पूछा जा रहा है कि कोई एक आता है क्या, तो मैं कैसे पता है। अगर टर्शियरी पता है ना कि टर्शियरी फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, तो टर्शियरी फोल्ड माउंटेन कहाँ पे मिलते हैं बिहार में, बताओ भाई। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, यही तो है, यही तो तराई वाला रीजन है, यहीं पे तो बिहार में हिमालय का शिवालिक का पार्ट मिलता है। तो टर्शियरी और रॉक जो सिस्टम है, सोमेश्वर हिल यहीं पे तो है। अब आप लोग हमको सोमेश्वर हिल का हाइट बताओगे कि सोमेश्वर हिल का हाइट कितना है। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, 874 मीटर है। और दिस इज द पार्ट ऑफ शिवालिक, ठीक है। तो ये शिवालिक का पार्ट है। और टर्शियरी जब एक मैंने मैच कर दिया, चलो टर्शियरी सोमेश्वर के बारे में पता था, तो हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, टर्शियरी डी का ऑप्शन 2, द ओनली वन ऑप्शन विद मैच विथ 2 इज द ऑप्शन डी। ओके, तो डी का 2, तो एक ही से हमको आंसर मिल गया। ऐसे और भी देखोगे ना, टर्शियरी रॉक सिस्टम, टर्शियरी रॉक सिस्टम को देखिए, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम क्या है ये, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम में ये क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपॉजिट्स ऑफ द एलुवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, यही तो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है। और ये क्वाटरनरी टर्शियरी, ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। ये गोंडवाना भी उसी का पार्ट है। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया। धारवाड़ आपको पता है, धारवाड़ सेडिमेंट्स कहाँ पे फाउंड हुआ, सबसे पहले कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, वहीं उस और वहाँ पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें उदिरमुख आयरन ओर बहुत रिच माना जाता है आयरन सोर्स के लिए, और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए। देखो इसमें ना विंध्यन क्या है, एक ऑप्शन और बच रहा है हम लोग के पास। तो विंध्यन क्या है, विंध्यन जो है ना सैंडस्टोन, विंध्यन रेंज इस जो रॉक सिस्टम है उसका हम लोग का बिहार में एक पार्ट है, दैट इज़ कैमूर जो लाइमस्टोन है ना, वो विंध्यन का जो एक्सटेंशन है कैमूर रेंज, वहीं से मिलता है। सैंडस्टोन, डोलोमाइट, पाइराइट, ये सब अगर पूछे ना, क्योंकि वहाँ पे जैसे सैंडस्टोन होगा ना अच्छी क्वालिटी का, वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री विल डोमिनेट। तो आपसे पूछा गया है कि डालमिया नगर सीमेंट या बंजारी सीमेंट, तो ये सब फैक्टर वहीं पे है, ठीक है। तो विंध्यन रॉक सिस्टम एक बार हम लोग देख लेते हैं। रॉक सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मैंने बताया भी है इंट्रोडक्टरी वीडियो में। मैं एक बार देख लेता हूँ, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, ओल्ड वाई यंग, ठीक है। फर्स्ट वन इज आर्किया रॉक्स, जल्दी जल्दी में देखेंगे हम लोग, थोड़ा समय नहीं है हम लोग के पास। आर्कियन रॉक्स, धारवाड़ रॉक। आर्कियन रॉक्स में आर्कियन नीस एंड सिस्ट, ठीक। उसके बाद धारवाड़ सेडिमेंट, उसके बाद पुराना रॉक्स। पुराना में क्या आ जाएगा, वही एक हड़प्पा
और दूसरा इज विंध्यन। ठीक, ऑप्शन सी। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद द्रविडियन सिस्टम, उसके बाद आर्यन रॉक सिस्टम। तो ये सब रॉक सिस्टम है और उसमें गोंडवाना रॉक सिस्टम आर्यन रॉक सिस्टम का पार्ट है, और डेक्कन ट्रैप्स भी आर्यन रॉक सिस्टम का पार्ट है। टर्शियरी ब्लॉक फोल्ड माउंटेन जो कि हिमालय है, यंग फोल्ड माउंटेन, यह भी किसका पार्ट है, आर्यन रॉक सिस्टम का पार्ट है। और ग्रेट प्लेन्स क्वाटरनरी पीरियड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्यन रॉक सिस्टम। तो इस तरह से रॉक सिस्टम को हम लोग देख लिए। अगर अच्छे से आपको देखना है तो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देख लीजिएगा। मैं इसको डिस्कस करा दिया हूँ तो ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं इसको। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना लंबा स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the nearshore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangrove। बताओ भाई, कहाँ पे इतना सारा चीज़ मिलता है? 21 आइलैंड, एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट, नियर शोर एनवायरनमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ्स, साल्ट मार्शेज एंड मैंग्रोव। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ हाँ, हिमालय में मिलेगा, उत्तराखंड में ये सब बीच है ना। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, कोरल मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे एस्चुरीज होता है या डेल्टा होता है? क्या भाई बुड़बक समझ रहे हो क्या? सो स्टूडेंट को नहीं, स्टूडेंट आर सो स्मार्ट। तो बताओ क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे डेल्टा होगा पहले तो, कोरल्स नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिवर इतना वाटर सिल्ट लेके आ रही है, तो कोरल्स विल नॉट फ्लरिश। ओके, तो सिल्टेशन की वजह से वो नहीं फ्लरिश कर पाएगा, और इतना पानी का बहाव है तो नहीं कर पाएगा। और उसके बाद मैंग्रोव तो है ही, मैंग्रोव सुंदरबन में मिलता है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ यहाँ भी माउंटेनियस रीजन है, यहाँ भी बीच होगा, यहाँ भी है ना, यहाँ भी एस्चुरीज होगा, यहाँ भी मतलब फॉरेस्ट तो होगा ही, यहाँ पे भी कोरल उगा देना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। मतलब कितना इस तरह का मूर्ख मत समझो यार बच्चे को। ऑप्शन डी इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ यही तो एक बच रहा, और क्या है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, और इतना लंबा देख के हड़बड़ाना नहीं है, सो सिंपल आंसर इज दैट। ध्यान से पढ़ोगे ना, अंडरलाइन करके क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन करके ले जाओगे और एक नंबर आपके हाथ में होगा, ठीक है। What is the local time of Thimphu, Bhutan, located at 90 degree east longitude, when the time at Greenwich is at Greenwich 0 degree is 12 noon। बोल रहा है कि 12 बजे ग्रीनविच पे 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, वहाँ पे 12 बज रहा है, तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, भूटान में टाइम। देखो ऐसे तो एनसीईआरटी में आप लोग पढ़े होंगे, बॉक्स बना के दिया भी हुआ है 8 डिग्री इसको तो 4 मिनट, लेकिन ऐसे आप उसको डिवाइड करोगे ना 180, 180, 360, और टोटल टाइम जो है ना 3600 मिनट, तो वो आएगा आपका 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है। तो 4 डिग्री, एक डिग्री में 4 मिनट आपका आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो क्या बोल रहा है, 12 बजे है तो 90 डिग्री पे, तो 1 डिग्री में हमको पता है कि 4 मिनट का, तो 4 × 90 डिग्री 360, 360 मिनट में 6 घंटा, तो 6 बज गया इधर भाई, 6 नून बोल रहा है, तो 6 PM ही होगा आंसर। अगर 12 बजे अगर रात बोलता तो 6 AM होता, ठीक है। तो ये सो सिंपल है। अब जैसे ही 1 डिग्री आप इधर बढ़ोगे ना 4 मिनट, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का टाइम और गुजरात का टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। सेपरेट टाइम का डिमांड भी, काम मांग भी करते रहते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग की कंट्री इतना ही डाइवर्स है कि टाइम को भी अगर बांट दे तो और ही दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे लेक्चर।
So which of the following statements is correct? ऑप्शन वन इज माइका इज फाउंड इन कोडरमा. यस, देखते हैं. चलो नहीं पता. हड़प्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड. ये भी देखते हैं एक बार. ऑप्शन सी पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावली हिल्स. वाह. हाँ, मेरे एग्जाम में पेट्रोलियम रिजर्व्स मिल जाए अरावली में. नहीं, अरावली नीस से बना हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक है, तो मिनरल्स मिल सकता है, लेकिन पेट्रोलियम कहाँ से मिल जाएगा? पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होगा? जब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो या तो बिलो वाटर जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होगा. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और जो भी है वो अगर टेरेस्ट्रियल लैंड के अंदर में जाएंगे तो कोल फॉर्मेशन होगा. यही तो था फंडा. लेकिन अरावली में कोई पेट्रोलियम का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा नहीं है. नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन. नहीं. नेचुरल गैस कहाँ पे मिल रहा है? हम लोग को गोदावरी वाले डेल्टा पे मिल रहा है, या फिर उधर थोड़ा बहुत आसाम वाले एरिया में मिल रहा है, दिगोई वाले एरिया में मिल रहा है. तो ये तो होगा ही नहीं. धारवाड़ में, धारवाड़ का हम लोग सेडिमेंट्री रॉक पढ़ते हैं ना. धारवाड़ इज फेमस फॉर मिनरल्स. वहाँ पे तो आयरन मिल रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि नेचुरल गैस निकाल लो. ठीक है. देखो, धारवाड़ रॉक अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक है और हाईली मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म में है. तो कहाँ से मिलेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है. पेट्रोलियम. दो ऑप्शन हो गए तो इनकरेक्ट हो गया. अब कडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड. कडप्पा सीरीज जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कडप्पा सीरीज पुराना रॉक सिस्टम का पार्ट था जिसमें अनफॉजिलिफेरस था. हमने बताया था आपको जब इंट्रोडक्टिव वीडियो देखते होंगे तो एक बार मैंने कभी जिक्र किया था कि ये अनफॉजिलिफेरस है, कोई फॉजल ही नहीं है कडप्पा सीरीज में. तो और इसमें क्ले स्लेट लाइमस्टोन मिलता है कडप्पा सीरीज में. क्ले स्लेट लाइम स्टोन. और लाइम स्टोन से पेट्रोलियम निकाल लोगे यार? नॉट पॉसिबल ना. और बहुत मेटामॉर्फिक फॉर्म में है. मेटामॉर्फिक जहाँ भी होगा फॉजल्स नहीं होगा. मेटामॉर्फिज्म होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं. देखो, मेटामॉर्फिज्म ना टेम्परेचर और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है ना, उस तरह रॉक जो है डिफॉर्म करता है. ठीक है. तो जितना टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो उसमें फॉसिल्स कहाँ से होगा ये बताओ. ठीक है. तो इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कडप्पा सीरीज. और इसमें मेटलिक मिनरल्स, आयरन ओर, मैग्नीज, सॉरी मैगजीन की गोली थोड़ी चलाना यार, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है. और एरियाज क्या है इसका? आंध्रा, तमिलनाडु, छोटानागपुर प्लेटो. छोटानागपुर प्लेटो में भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता है. और राजस्थान बता दिया. अनफॉजिलिफेरस है, मार्बल लाइमस्टोन यही सब मिलता है. मेटलिक मिनरल्स है, आयरन ओर भी मिल जाता है थोड़ा बहुत. ठीक है. और ये जब फोल्डिंग होता है ना स्टील घाट का, उस समय फॉर्मेशन होता है. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. जय हिंद. जय भारत.